हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम कीर्ति गोयल। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इकोनॉमिक्स की क्लासेस में आपको जो लास्ट क्लास मिली थी वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर और बैंकिंग के फैक्ट्स के ऊपर मिली होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या आप इसको कह सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, हमने समझना है कि भारत में या हिंदी में इसको बोलेंगे भारतीय मुद्रा प्रणाली, कि भारत में पैसे की प्रणाली, मुद्रा की प्रणाली कैसे चल रही है, कैसे मार्केट में पैसा आएगा, कौन मार्केट में पैसा भेजेगा, कौन मार्केट से पैसा उठाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए हम फाइनेंशियल सिस्टम को या फाइनेंशियल मार्केट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। पहला मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हम हिंदी में कहेंगे मुद्रा बाजार। ठीक है, मनी मार्केट को हिंदी में कहा जाएगा मुद्रा बाजार और कैपिटल मार्केट को हिंदी में कहा जाएगा पूंजी बाजार। ठीक है, ध्यान से इसका मीनिंग समझ लीजिए कि यहाँ पे बाजार का मतलब कोई किसी मोहल्ले से, किसी गली से या किसी पर्टिकुलर प्लेस से नहीं है। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे, कुछ संस्था होंगी जो कि मिलके मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट होने का काम करेंगी। ठीक है, कुछ संस्थाएं होंगी, कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट होने का काम करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों का बेसिक डिफरेंस कर लेते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है। जब पैसे का लेन देन हो एक साल से कम के लिए, कि अगर एक साल से कम के लिए मैं पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कोई एक साल से कम के लिए पैसा मार्केट से एज ए लोन या एज ए इन्वेस्टमेंट उठा रहा है, तो ऐसी मार्केट को बोला जाएगा मनी मार्केट, जहाँ पे पैसे की ट्रेडिंग, द ट्रेडिंग ऑफ मनी ऑफ फाइनेंस इज डन फॉर लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो ऐसी मार्केट जहाँ पे एक साल से कम के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए अगर आपकी पैसे की ट्रेडिंग हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, ऐसी मार्केट को बोला जाएगा मनी मार्केट या मुद्रा बाजार। फिर कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में क्या होगा, पैसे की ट्रेडिंग हो रही है एक साल से ज़्यादा के लिए। ठीक है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो ऐसी मार्केट या ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे पैसे की ट्रेडिंग, पैसे का लेन देन एक साल से ज़्यादा के लिए हो रहा है, ऐसी मार्केट को कहा जाएगा कैपिटल मार्केट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो अभी हम करते हैं मनी मार्केट को। ध्यान से समझिएगा मनी मार्केट क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि जो पर्टिकुलर प्लेस है उसको हम मार्केट कहेंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मार्केट होने का काम करेंगे। ठीक है, मनी मार्केट। मनी मार्केट में हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं, इंस्टीट्यूट्स मतलब मनी मार्केट की संस्थाएं और इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स और इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स मतलब संस्थाएं, वो संस्थाएं जो मुद्रा बाजार होने का काम कर रही हैं। इंस्ट्रूमेंट्स वो सर्टिफिकेट या वो टूल्स, ठीक है, जिनकी सहायता से हम मनी मार्केट में पैसे का लेन देन कर रहे हैं। कोई पेपर होगा, कोई प्रूफ होगा, कोई सर्टिफिकेट होगा जिसकी सहायता से हम मनी मार्केट में पैसा डील कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं इंस्टीट्यूट्स समझा देता हूँ। इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। देखिए, पैसे की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है आरबीआई का नाम आएगा। तो आरबीआई क्या है, मनी मार्केट का कंट्रोलर है। आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ये तो हम सभी जानते ही हैं।
कि मुद्रा को कौन संभाल रहा है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या होगा? कंट्रोलर होगा मनी मार्केट का। तो सबसे मेन इंस्टीट्यूट कौन है मनी मार्केट का? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इसके बाद जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ये भी सारे क्या करेंगे? मनी मार्केट होने का काम करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद म्यूचुअल फंड्स, आपने म्यूचुअल फंड्स सुने होंगे, तो म्यूचुअल फंड्स भी क्या है? मनी मार्केट होने का काम है, काम करेंगे। म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका पैसा इन्वेस्ट करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि हमारे पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, पर हमें नॉलेज नहीं है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो म्यूचुअल फंड में क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट वहाँ पर्सन बैठे होंगे, अब फाइनेंस की फील्ड में एक्सपर्ट पर्सन बैठे होंगे, वो आपको अलग अलग ऑप्शंस देंगे कि आप यहाँ पैसा लगा सकते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड एक एक्सपर्ट कंपनी के रूप में, एक एक्सपर्ट एडवाइज़र के रूप में काम करती है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए आपकी हेल्प करेगी और आपसे कमीशन या कोई अपना इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करेगी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड आएंगे यहाँ पे। म्यूचुअल फंड के बाद यहाँ LIC आएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी प्राइवेट कंपनीज़ को, जो उनके पास सारा प्रीमियम इकट्ठा होता है, वो प्राइवेट कंपनीज़ को लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। तो LIC भी क्या है? एक इंस्टीट्यूट है मनी मार्केट का। और एक होते हैं डिस्काउंट हाउसेस, एक होते हैं डिस्काउंट हाउसेस। तो डिस्काउंट हाउसेस को भी हम मनी मार्केट इंस्टीट्यूट में ही काउंट करते हैं। डिस्काउंट हाउसेस एक बार आप यहाँ पे एक लिख लीजिए, ठीक है, एक स्टार बना लीजिए। मैं अभी आपको इंस्ट्रूमेंट करवा लूँ, फिर उसके बाद समझ आएगा आपको कि डिस्काउंट हाउसेस होते क्या हैं। डिस्काउंट हाउसेस, ठीक है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट्स हो गए मनी मार्केट के। अब ये सारी संस्थाएं मिलके मनी मार्केट मुद्रा बाजार होने का काम करती हैं, ठीक है। ये सारी संस्थाएं 1 साल से कम के लिए पैसा लोन पे लेती हैं और 1 साल से कम के लिए पैसा लोन पे देती भी हैं। तो इसलिए इन संस्थाओं का जो काम है, इन संस्थाओं का क्या काम है? पैसे को 1 साल से कम के लिए लेना या लोन पे देना, तो इसलिए इनको मनी मार्केट कहा जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स आप ध्यान से समझिएगा कि मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं जिनके थ्रू मनी मार्केट से हम पैसे का लेन देन करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स समझिए। इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। मनी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी, ठीक है। कॉल मनी को समझने के लिए आपको CRR और SLR का मीनिंग याद करना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको मैंने CRR और SLR का मतलब करवाया था, ठीक है। मान लीजिए कोई एक कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जांपल HDFC, ठीक है। HDFC बैंक के पास कैश नहीं है CRR या SLR संभालने के लिए, ठीक है। HDFC बैंक के पास कैश नहीं है CRR या SLR का पैसा संभालने के लिए, तो उसने क्या किया? HDFC ने SBI वालों को फ़ोन किया, SBI वालों को कॉल लगाया और उनको बोला कि भाई साहब मुझे मनी ट्रांसफ़र कर दो। कॉल मनी, कॉल पे उन्होंने मनी ट्रांसफ़र करवा ली। किस चीज़ के लिए? CRR और SLR का के लिमिट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब पता चला हमें? जब एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से कॉल पे पैसा मंगवाएगा, कितने टाइम के लिए? फोर्टनाइट मतलब 14 डेज। जब 14 दिनों के लिए पैसा मंगवाएगा एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से CRR या SLR की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे तरीके से जो लोन उठाया जाएगा एक कमर्शियल बैंक से दूसरे कमर्शियल बैंक को, उसको बोला जाएगा कॉल मनी, ठीक है। और इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो 2.5% चार्ज करते हैं 14 दिनों का। 14 दिनों के लिए वो 2.5% ब्याज तक चार्ज करते हैं, ठीक है। क्यों चार्ज करते हैं? बिकॉज जो ये कॉल मनी होगा ये विदाउट कोलेटरल होता है। जो ये कॉल मनी है ये
विदाउट कोलेट्रल होता है, इसलिए 14 दिनों के लिए इसके ऊपर 2.5% ब्याज चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो कॉल मनी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक बैंक दूसरे बैंक से 1 साल से कम के लिए लोन उठा सकता है। क्लियर है? तो अभी आपको समझ लग रहा होगा धीरे धीरे कि कैसे एक बैंक या कोई बैंक मनी मार्केट होने का काम करेगा। पैसे का लेन देन हो रहा है, 1 साल से कम के लिए हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो ये बैंक क्या है, मनी मार्केट का काम कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट दैट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं खजांची पत्तर। खजांची पत्तर, ठीक है, इसका ध्यान से समझिए ये क्या चीज़ है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पीएम साहब, मान लीजिए ये हमारे पीएम साहब हैं, ठीक है, और ये रहे जापान के बंदे, ये जापानीज लोग हैं। ठीक है, तो पीएम जी ने जापान वालों को फ़ोन किया कि भाई साहब बुलेट ट्रेन भेज दो। ठीक है, तो इन्होंने एक ये इंजन सा बना के बुलेट ट्रेन सी भेज दी। ठीक है, ये खिड़कियां लगा देते हैं, तो बुलेट ट्रेन आ गई इंडिया में। अब जापानी लोग कहते हैं कि भाई साहब पीएम साहब, इंडिया के पीएम भाई साहब हमको हमारी पेमेंट दो। तो पीएम जी ने क्या कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, हम जापानी लोग वो कुंफू कराटे जानते हैं, इन्होंने तलवारें निकाल ली कि भाई साहब हमें तो हमारा पैसा दो, नहीं तो हम मारकाट करेंगे। अब पीएम जी डर गए, पीएम जी कहते अब क्या किया जाए। फिर पीएम जी ने फ़ोन मारा, फ़ोन लगाया किसको लगाया, आरबीआई के गवर्नर को। ठीक है, पीएम जी ने फ़ोन लगाया आरबीआई के गवर्नर को। ठीक है, अब आरबीआई के गवर्नर भाई साहब क्या कहते हैं, आरबीआई के गवर्नर भाई साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, ऐसा नहीं है सर, पिछले साल आपको 74,000 करोड़ का डिविडेंड दिया था, अगर आपने वो न्यूज़ सुनी हो। ठीक है, तो आरबीआई वाले भी मुकर गए कि पैसा नहीं है। अब हमारे पीएम साहब थोड़े से ज़्यादा दिमाग वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, इन्होंने ऐसा बोला पीएम जी ने कि ऐसा करो, आप आरबीआई वाले जनता के लिए बुलेट ट्रेन चलाई है, भारतवासियों के लिए बुलेट ट्रेन चलाई है, भारतवासियों से ही लोन ले लो। ठीक है, आरबीआई को भी वो आइडिया अच्छा लगा कि दम है ये तो बात में कि जिनके लिए काम किया जा रहा है उनसे पैसे ले लो। ठीक है, चलेगा। ठीक, अब जो भारत की जनता है वो बेचारी मायूस जनता, ठीक है, उनको गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है कि कल को सरकार को हमने पैसे दिए, सरकार वापस दे या ना दे। अब क्या किया जाए, अब पीएम साहब फिर दिमाग से थोड़े से चला के पीएम साहब कहते हैं ऐसा करो, सरकार के नाम पे आप लोन लो ही मत। ठीक है, सरकार के नाम पे लोन आप मत लो, लोगों का आरबीआई पे तो भरोसा है, रिजर्व बैंक पे तो भरोसा है, तो आरबीआई क्या करे, सरकार के नाम पे, सरकार के बिहाफ पे जनता से लोन ले ले। ठीक है, जनता को विश्वास हो गया कि चलो ठीक है, सरकारें तो बदलती रहेंगी, आरबीआई थोड़ी ना कहीं जाएगा, तो जनता लोन देने के लिए तैयार होगी। पर अब जनता थोड़ी सी इंडिया की वो भी चला के, जनता ने बोला कि भाई हमें प्रूफ तो दो, कोई कागज पत्तर तो दो। ठीक है, तो आरबीआई बोला चलो ठीक है, मैं आपको एक सर्टिफिकेट बना के देता हूँ, मैं आपको एक सर्टिफिकेट बना के देता हूँ कि आरबीआई ने गवर्नमेंट के बिहाफ से ये जनता से इतना पैसा इतने ब्याज रेट पे लोन लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सर्टिफिकेट क्या बन गया, एक बिल बन गया, एक बिल हो गया ना, पत्तर हो गया कि ठीक है जी, बिल बना के दे दिया कि आपको इतने पैसे देने हैं। ठीक है, और जो आरबीआई है, आरबीआई सरकार का क्या है, आरबीआई सरकार का क्या है, खजांची है, राइट। आरबीआई क्या है, सरकार का ट्रेजरी है, खजांची है, तो इसी को नाम दे दिया ट्रेजरी बिल। क्लियर, कहानी अच्छी लगी होगी शायद आपको ये। तो मीनिंग क्या कहते हैं, जब कंट्री का सेंट्रल बैंक, कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से
कंट्री के सिटीजन से लोन लेगा, आरबीआई जब गवर्नमेंट के नाम पे जनता से लोन लेगा और उसके बदले में जो बिल या सर्टिफिकेट बना के देगा उसको बोला जाएगा ट्रेजरी बिल। क्लियर है? अब ट्रेजरी बिल का मीनिंग तो समझ लग गया कि ये एक बिल है जिसमें आरबीआई लोन उठाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे जनता से। ठीक है, अब ये जो ट्रेजरी बिल है ये दो तरह के होंगे, विद कूपन ट्रेजरी बिल, विद कूपन ट्रेजरी बिल्स और विदाउट कूपन ट्रेजरी बिल्स। विद कूपन ट्रेजरी बिल्स और विदाउट कूपन ट्रेजरी बिल्स। विद कूपन में क्या है कि आपको ब्याज पहले ब्याज बाद में मिलेगा, कि मान लीजिए आपने सरकार को 1 लाख रुपया दिया लोन में और आपको साल के लास्ट में या जब आपको पैसे देने का टाइम आएगा सरकार उसके साथ आपको आपका ब्याज देगी, तो वो तो है आपका विद कूपन ट्रेजरी बिल। विदाउट कूपन ट्रेजरी बिल में क्या होगा कि सरकार पहले ही आपसे, अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपको मान लो 10,000 ब्याज मिल रहा है, तो सरकार पहले ही आपसे 90,000 लेगी कि आप हमें अमाउंट ही 90,000 दो, ठीक है, साल के लास्ट में आपको आपका पूरा 1 लाख मिल जाएगा। तो क्लियर है? इसमें आपको इंटरेस्ट बाद में मिलेगा, अमाउंट पूरी देनी पड़ेगी। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पहले ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कि अमाउंट कम दो। तो इसको बोलते हैं विद कूपन ट्रेजरी बिल और विदाउट कूपन ट्रेजरी बिल। ठीक है, अब जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से 3-4 तरह के होते हैं, 91 डेज के, 180 डेज के, 270 डेज के और 364 डेज के। ठीक है, ये 365 नहीं करना है, 364 करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 364 ही तो बनेगा ना लेस देन 1 ईयर। अगर 365 डेज लिख दिया तो वो तो 1 साल हो गया पूरा, पर वो फिर अगर 1 साल पूरा करेंगे तो वो मनी मार्केट में नहीं, फिर वो कैपिटल मार्केट में काउंट होगा। इसलिए यहाँ पे ये 364 डेज के लिए चलेगा मैक्सिमम, क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? ट्रेजरी बिल का मीनिंग आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक, तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का। फिर इसके बाद कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, अगर देश की, हमारे कंट्री की कोई वेल रिकग्नाइज्ड कंपनी, हमारी कंट्री की कोई वेल रिकग्नाइज्ड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, नाम बहुत कंपनी का अच्छा है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, वो नहीं हमें लेने देना, कंपनी का नाम बहुत अच्छा चलता है, और कंपनी, हमारे कंट्री की कोई वेल रिकग्नाइज्ड कंपनी जब किसी बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से 1 साल से कम के लिए पैसा लोन पे लेगी, किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से 1 साल से कम के लिए पैसा लोन पे लेगी और बदले में वे जो इसको बिल बना के देगी, एक सर्टिफिकेट बना के देगी, उसको बोला जाएगा कमर्शियल पेपर। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इनके क्वेश्चन मीनिंग बेस्ड आएंगे। ट्रेजरी बिल का क्या मतलब है, विद कूपन ट्रेजरी बिल का क्या मतलब है, विदाउट कूपन ट्रेजरी बिल का क्या मतलब है, या फिर आपका कमर्शियल पेपर से क्या मतलब है। ठीक है, तो मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। तो कमर्शियल पेपर से आपका क्या मतलब है, when any recognized company of the country is placing privately demanding privately from the banks or financial institutes of the country to give them loan for less than 1 year, and for that purpose the company is providing any bill or certificate in return is called as commercial paper। ठीक है, जब हमारे देश की कोई अच्छी रिकग्निशन वाली कंपनी, अच्छी गुडविल वाली कंपनी देश के किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को प्राइवेटली बोलेगी कि आप डायरेक्टली हमारी कंपनी को लोन दो 1 साल से कम के लिए, तो कंपनी बदले में जो उसका सर्टिफिकेट बना के देगी उसको बोलेंगे कमर्शियल पेपर। उस सर्टिफिकेट में यही लिखा होगा कि इतनी लोन की अमाउंट है तो उसके बदले में इतना ब्याज देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? कमर्शियल पेपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कंपनी वाले भी आपका पैसा 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कराएंगे, तो म्यूचुअल फंड भी इंस्ट्रूमेंट हो गए हमारे मनी मार्केट का। ये तो इजी सा पॉइंट है। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स को कौन संभालता है? इंडिया में कौन सी संस्था है जो म्यूचुअल फंड कंपनियों को संभालती है? उसका नाम है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक है, एमफी नाम की संस्था है जो म्यूचुअल फंड कंपनियों को संभालती है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है हमारी मनी मार्केट का। फिर इसके बाद आया कमर्शियल बिल। दोनों में डिफरेंस है, कमर्शियल पेपर में और कमर्शियल बिल में। कमर्शियल पेपर मैंने आपको बता दिया, कंपनियां उठाएंगी सीधा बैंक से लोन 1 साल से कम के लिए। कमर्शियल बिल में क्या होगा? जब कोई एक शॉपकीपर किसी पर्सन को लोन पे ईएमआई पे या उधार पे कोई चीज़ बेचेगा, जब कोई दुकानदार किसी पर्सन को उधार पे या लोन पे कोई चीज़ बेचेगा और दुकानदार फिर उससे गारंटी के लिए कोई सर्टिफिकेट, कोई बिल पे साइन करवाएगा, तो उसको बोला जाएगा कमर्शियल बिल। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से एसी लेके आया ईएमआई पे, तो वो एसी वाले पर्सन ने क्या किया? ओरिजिनल बिल अपने पास रख लिया, मेरे को डुप्लीकेट बिल दे दिया और ओरिजिनल बिल के पीछे मेरे से लिखवा लिया कि हाँ जी मेरा ये नाम है, मैंने ये दुकानदार को इतने पैसे इतने ब्याज समेत इतने महीनों की किस्तों में देने हैं। तो वो बिल क्या बन जाएगा? कमर्शियल बिल। ठीक है, तो जब कभी भी सेल होगी क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर जब सेल होगी और उसकी जब ईएमआई की या किस्तों की वेरिफिकेशन के लिए आपसे कोई सर्टिफिकेट साइन करवाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कमर्शियल बिल। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। ठीक, अब एक इंस्टीट्यूट रह गया था डिस्काउंट हाउस। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं अभी समझाता हूं। एक इंस्टीट्यूट रह गया था डिस्काउंट हाउस। डिस्काउंट हाउस को आप ध्यान से समझिएगा। अब आप किसी दुकानदार से उधार पे लेके आए माल, ठीक है, एसी ले आए उधार पे और किस्तें बनवा ली, मान लो 6 महीने की किस्तें बनवा ली। ठीक है, 25,000 का एसी था, आपने 6 महीने की किस्तें बनवा ली ब्याज समेत। ठीक है, अब जो वो दुकानदार है, मान लो उसको 2 महीने बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, दुकानदार को 2 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है, दुकानदार ने अभी आपसे मान लीजिए 20,000 रुपये लेने हैं। दुकानदार ने अभी अपने कस्टमर से 20,000 रुपये लेने हैं। अब कस्टमर तो 4 महीने में किस्तें उधार के देगा, पर दुकानदार को जरूरत पड़ गई, उसको अभी चाहिए पैसे। तो दुकानदार ने क्या किया? वो कमर्शियल बिल लेके, दुकानदार वो कमर्शियल बिल लेके जाएगा किसी बैंक के पास और बैंक वालों को वो बिल दिखाएगा कि भाई साहब ये फलाना नाम का पर्सन है, मैंने इससे इतने रुपए इतने ब्याज के समेत इतने टाइम बाद लेने हैं, पर मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, तो आप ये मेरा बिल पास कर दो। वो बिल जो पास करने की प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। जब कोई बैंक आपके कमर्शियल बिल के ऊपर आपको पैसे दे देगा और अपने थोड़े से चार्जेस जो है वो काट लेगा और उसके बाद बैंक की हेडेक रह जाएगी वो कस्टमर से पैसे निकलवाना। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डिस्काउंटिंग कर रहा है उसको बोलेंगे डिस्काउंट हाउस, डिस्काउंट हाउस बोलेंगे। ठीक है, तो इंडिया में डिस्काउंट हाउस को कौन संभालता है? इंडिया में जितने भी डिस्काउंट हाउस है उनको संभालने के लिए एसबीआई की जिम्मेवारी लगवाई है आरबीआई ने एसबीआई की जिम्मेवारी लगाई है डिस्काउंट हाउस वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को संभालने की, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को जो डिस्काउंटिंग का काम करते हैं। क्लियर है? डिस्काउंटिंग का मीनिंग और कमर्शियल बिल्स का मीनिंग और डिस्काउंट हाउसेस का मीनिंग। ठीक है, तो ये है हमारी मनी मार्केट, जिसमें कैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से मनी मार्केट होने का काम करते हैं। 1 साल से कम के लिए पैसे का डीलिंग करते हैं, 1 साल से कम के लिए पैसा लोन पे लिया जाएगा या लोन पे दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम करेंगे हमारा सेकंड मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का, दैट इज कैपिटल मार्केट।
चलिए तो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट के साथ में। इंडियन कैपिटल मार्केट को समझने से पहले एक आप ये भी देख लीजिए कि जो हमारा सारा फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसमें एक कमोडिटी मार्केट के नाम की भी मार्केट रहती है, ठीक है। कमोडिटी मार्केट के नाम की भी मार्केट रहती है, ठीक है, जिसमें कमोडिटीज़ के प्राइस सेट किए जाते हैं। मसाले, दालें, सब्जियां या प्याज या आलू, ठीक है, या कोई ड्राई फ्रूट्स, इनके जो रेट सेट किए जाते हैं, ठीक है, उनकी जो मार्केट होगी वो होगी कमोडिटी मार्केट, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी कमोडिटी मार्केट है कौन सी नहीं है। जो मेन जो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट हमने कर लिया है, अब हम करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट को मैंने आपको बताया, हिंदी में हम इसको बोलेंगे पूंजी बाजार, ठीक है। ये सेम डिट्टो मनी मार्केट की तरह ही काम करेगा। इसमें भी कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से हम पैसे का लेन देन करेंगे, ठीक है। पर इसमें कैपिटल मार्केट में जो पैसे का लेन देन होगा, ट्रेडिंग ऑफ मनी फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए जो पैसे का ट्रेडिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, कौन सी मार्केट बोलेंगे, कैपिटल मार्केट, राइट, ठीक है। तो देखिए कैपिटल मार्केट को समझते हैं। कैपिटल मार्केट को समझने के लिए कैपिटल मार्केट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट को आप IPO मार्केट का भी नाम दे सकते हो, ठीक है। प्राइमरी मार्केट को आप IPO मार्केट का भी नाम दे सकते हो, ठीक। IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो IPO मार्केट। बहुत बार IPO का फुल फॉर्म भी पूछा गया है पेपर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पहले पॉइंट पे, पब्लिक जनता को, ऑफरिंग कोई ऑफर दिया गया, ठीक है, क्लियर है। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होगी जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी जनता से पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट से उठाएगी, वो वाली मार्केट को हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। जब सीधा कंपनी पहली बार, डायरेक्टली मैं बता देता हूं आपको, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचेगी, डायरेक्टली कंपनी जनता को शेयर बेचेगी पहली बार, उस टाइम पे कंपनी जब अपने शेयर बेचेगी पहली बार जनता को, तो उसको बोला जाएगा IPO। आपने सुना भी होगा बहुत बार न्यूज़ में कि कंपनी का IPO लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो कंपनी का IPO लॉन्च होने का क्या मतलब है कि कंपनी ने पहली बार अपने शेयर बेचे हैं जनता को, तो वो कंपनी डायरेक्ट सेल करती है, इसीलिए वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। प्राइमरी में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट स्टेज पे, पहले पॉइंट पे, तो पहले पॉइंट पे जब कंपनी अपने शेयर बेचेगी डायरेक्टली जनता को, उसको बोलेंगे IPO मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को बोलेंगे FPO मार्केट, FPO मार्केट। FPO की फुल फॉर्म है फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, जो इकट्ठा है ऑफरिंग, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जब पुराने शेयर्स का लेन देन होगा, मान लीजिए पहली बार किसी कंपनी ने, शेयर रिलायंस कंपनी ने मुझे शेयर बेचा, तो रिलायंस कंपनी ने जब पहली बार मुझे शेयर बेचा तो वो हो गया IPO मार्केट, प्राइमरी मार्केट। मैंने कल को किसी A पर्सन को, B पर्सन को, C पर्सन को, किसी XYZ किसी भी पर्सन को मैंने शेयर बेच दिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड हैंड शेयर्स मैंने बेचे, तो A या B या C के लिए वो सेकंड हैंड शेयर्स बन गए। तो जब पुराने शेयर्स की डीलिंग होगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट या FPO मार्केट, या आसान भाषा में हम उसको बोलेंगे स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, क्लियर है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर लग गया। जब कंपनी पहली बार खुद शेयर बेचेगी तो IPO मार्केट या प्राइमरी मार्केट, और जब कंपनी के पुराने शेयर्स लोग आपस में डील करेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट या FPO मार्केट या स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज।
तो ये क्या कर रही है, मार्केट हेल्प कर रही है आपकी 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसे को डील करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल मार्केट का काम कर रहे हैं। वो 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लोन पे लेने या लोन पे देने का काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये दोनों मार्केट को और अच्छे से समझने के लिए पहले हमें इस कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को समझना होगा। तो आप कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से समझिए सबसे पहले कि कैपिटल मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट शेयर्स। शेयर बहुत बार न्यूज़ सुनते हैं, कंपनी के शेयर अप गए, कंपनी के शेयर डाउन गए, या फलानी कंपनी ने इतने शेयर बेचे, फलानी कंपनी ने इतने शेयर बेचे। अभी बहुत हाल ही में न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस जियो के शेयर्स की बहुत डिमांड है, फॉरेन से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन से लोग बहुत शेयर्स खरीद रहे हैं, कंपनी के इकट्ठे 7%, 10%, 12% शेयर ऐसे खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो शेयर है क्या चीज़? शेयर का मतलब हिस्सेदारी। शेयर का मतलब हिस्सेदारी। जब कंपनी आपको अपनी कंपनी का शेयर बेच रही है, इसका मतलब वो आपसे पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए ले तो रही है, पर किस फॉर्म में? आपको अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच रही है। क्लियर है? शेयर मतलब हिस्सा। तो जब कंपनी शेयर्स बेचती है, इसका मतलब कंपनी आपसे पैसे तो उठा रही है, मार्केट से पैसा तो ले रही है, पर अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेच रही है। ठीक है, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। ठीक, तो जब आप कंपनी के हिस्से बेचोगे, कंपनी के शेयर बेचोगे, इसका मतलब आप कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहे हो। ठीक, तो वो होते हैं शेयर्स। अब शेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदे होते हैं, उनको बोलते हैं कंपनी के ओनर, कंपनी के मालिक। ठीक है, क्योंकि जो लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, कंपनी के मालिक हैं, और साथ ही में इनको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। कल को कोई बोर्ड मीटिंग होगी तो इनसे इनकी राय पूछी जाएगी कि हाँ जी भाई साहब आपकी क्या राय है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर वाले, वो इक्विटी शेयर्स का मतलब वो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं और उन्हें वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो ये होते हैं किसी कंपनी के रियल ओनर, रियल मालिक, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदे होते हैं। ठीक, फिर होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा? नो वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे आपको, बस इसका नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ा कि कल को जब भी कंपनी बंद होने की कगार पे होगी, कल को कंपनी जब भी बंद होने वाली होगी, तो उस टाइम पे किसको पहले पेमेंट मिलेगी? इक्विटी शेयर को कि प्रेफरेंस शेयर्स को? तो प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी कि हाँ जी भाई साहब आपको पहले पेमेंट मिलेगी अगर कल को कंपनी बंद होने वाली हुई तो इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स रख दिया कि इनको प्रेफरेंस मिलेगी इक्विटी शेयर होल्डर की बजाय, इक्विटी शेयर वालों की बजाय पेमेंट वापस मिलने के टाइम पे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। देखिए दोनों को एक एक फायदा दे दिया। इसको बोला तेरे को पेमेंट बाद में देंगे पर तेरे को वोटिंग राइट है, इसको बोला कि तेरे को पेमेंट पहले देंगे अगर कंपनी बंद होने वाली हुई तो, पर तेरे को वोटिंग राइट नहीं है। क्लियर है? तो ये 2 तरह के शेयर बिकते हैं मार्केट में, इक्विटी या प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है, अब आपको ये भी समझना होगा, डिविडेंड डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का हिस्सा। हिंदी में कहते हैं लाभांश, लाभांश हिंदी में कहते हैं लाभ का अंश, लाभांश। ठीक है, तो जब पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, जो भी कंपनी ने पैसा कमाया उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा हिस्सेदारों को, ये भी हिस्सेदार हैं, ये भी हिस्सेदार हैं। तो जब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा इनको, तो हम ये कहेंगे कि इनको डिविडेंड मिल रहा है। जिस पर्सन ने, मान लीजिए मैंने रिलायंस के इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं और रिलायंस ने मुझे अपने प्रॉफिट का हिस्सा दिया, तो मैं ये कहूँगा कि रिलायंस ने मुझे डिविडेंड दिया है।
ठीक है, डिविडेंड के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड टू द शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिला कंपनी की तरफ से वो क्या होता है, डिविडेंड, या हिंदी में हम उसको बोलेंगे लाभांश। ठीक है, ये भी मालिक हैं कंपनी के, ये भी मालिक हैं कंपनी के। इक्विटी वालों को फ्लेक्सिबल डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी वालों को फ्लेक्सिबल डिविडेंड मिलेगा, मतलब इनका डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होगा। प्रेफरेंस वालों को फिक्स डिविडेंड मिलेगा कि साल का आपने जितने भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 10% डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए जमा किए तो मुझे हर साल उसका 1 लाख रुपया डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। प्रेफरेंस पे फिक्स डिविडेंड मिलता है, इक्विटी पे फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता। अगर प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ठीक है जी, उस टाइम घर पे बैठो आराम से रेस्ट करो। क्लियर है? शेयर्स का मीनिंग क्लियर है? शेयर क्या होता है? हिस्सा। जब कंपनी आपसे मार्केट से पैसा उठा रही है हिस्सेदारी बेच के, तब हम कहेंगे कि कंपनी शेयर्स बेच रही। ठीक है, और शेयर्स के ऊपर जो पेमेंट मिलेगी आपको, शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे कैपिटल मार्केट का, पूंजी बाजार का। इसके बाद दूसरा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, ठीक है, कई बार क्या होता है कि कंपनी मार्केट से पैसा तो उठाना चाहती है, कंपनी मार्केट से पैसा तो उठाना चाहती है, कंपनी मार्केट से पैसा लोन लेना चाहती है, जनता से पैसा लेना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है, पर कंपनी की हिस्सेदारी नहीं बेचना चाहती। नो शेयरिंग। ठीक है, कंपनी कहती नो शेयरिंग नो केयरिंग, कि मेरे को पैसा चाहिए लोन पे दे दो, जनता से डिमांड कर रही है कि मेरे को पैसा लोन पे चाहिए, लोन पे दे दो, मैं मार्केट में आपको मैं अपनी कंपनी में आपको हिस्सेदारी नहीं बेच रही। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस में जब कंपनी जनता से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट उठाएगी और बिना कंपनी में हिस्सेदारी दिए और उसके बदले में जो सर्टिफिकेट बना के देगी, उस सर्टिफिकेट को बोलेंगे डिबेंचर्स। उसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर्स। हिंदी या इंग्लिश में इसको डिबेंचर्स ही बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ हिंदी में डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, ठीक है। तो डिबेंचर्स कौन होंगे? ये कंपनी के बन जाएंगे क्रेडिटर। ये अब कंपनी के ऑनर नहीं बनेंगे, मालिक नहीं बनेंगे, ये क्या बन जाएंगे? कंपनी के क्रेडिटर। ठीक है, मतलब कंपनी ने इनको पैसे देने हैं। ठीक है, क्या इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं डिबेंचर्स को? डिबेंचर क्या है? एक्नॉलेजमेंट टू डेट। DBT बी साइलेंट रहता है, डेट बोलते हैं। एक्नॉलेजमेंट टू डेट, कि कंपनी एक्नॉलेज कर रही है। ठीक है, कंपनी आश्वासन दे रही है कि हाँ जी मैंने आपसे डेट लिया है, कर्जा लिया है और इतने टाइम बाद इतने ब्याज के साथ आपको वापस दे दूंगी। तो डिबेंचर क्या है? एक सर्टिफिकेट है जिससे कंपनी जनता से लोन उठाती है, इन्वेस्टमेंट उठाती है, बिना किसी हिस्सेदारी को बेचे हुए। ठीक है, क्लियर? डिबेंचर्स। इसके बाद थर्ड इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हिंदी में कहते हैं बंद, हिंदी में कहते हैं इनको बंद। इंडिया में डिबेंचर और बॉन्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मीनिंग है डिबेंचर्स का और बॉन्ड्स का। पर अगर हम सही फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ रहे हैं तो डिबेंचर और बॉन्ड्स में डिफरेंस है। डिबेंचर और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है? बॉन्ड्स का जो पैसा होगा, फंड्स रेज्ड बाय bonds are used on particular project। बॉन्ड्स से जो कंपनी ने पैसा उठाया है मार्केट से, वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, 2018 में आपने अगर न्यूज़ सुनी हो या याद हो आपको कि वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके मसाला बॉन्ड लॉन्च किए थे। मतलब कि जो वो पैसा इकट्ठा होगा
बॉन्ड बेच के इंडियन गवर्नमेंट वो पैसा मसाले की खेती के ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड का क्या मतलब होता है, जब भी बॉन्ड के नाम पर आपसे मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, उसका पैसा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही लगेगा। डिबेंचर्स का पैसा आप जहां मर्जी इस्तेमाल करो, डिबेंचर्स के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि डिबेंचर्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल होना है। डिबेंचर्स का पैसा आप कहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बॉन्ड्स के ऊपर पहले ही स्पेसिफाई करना होगा कि आपका पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट के, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, वो अलग बात है। तो ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेक्चर पे कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो हम कर रहे थे। और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट मतलब कंपनी पहली बार शेयर बेच रही है तो प्राइमरी मार्केट, कंपनी के शेयर्स दोबारा बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट। तो इन दोनों मार्केट्स को समझने के लिए हम करते हैं इंस्टीट्यूट्स। ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट का काम करेंगे। प्राइमरी मार्केट का काम कौन करेगा? कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद। ठीक है, प्राइमरी होने का काम करेगी, क्योंकि कंपनी जब पहली बार अपने शेयर खुद बेचेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी इटसेल्फ, when the company itself sells its shares, when the company itself sells its shares, then it will be called as primary capital market। ठीक है, जब पहली बार कंपनी खुद के शेयर खुद बेचेगी तो उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी कैपिटल मार्केट। हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक पूंजी बाजार। ठीक है, फिर हमने किया स्टॉक मार्केट। पुराने शेयर्स का सेल परचेज तो स्टॉक मार्केट में होगा, तो स्टॉक मार्केट काम करेगी आपका सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का, स्टॉक मार्केट काम करेगी आपका सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ फैक्ट के आधार पे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स या हिंदी में इसको बोलेंगे शेयर बाजार। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे कि सबसे पहले ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी थी? विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज। विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कब बनाई गई थी ये? 1531 में। कब बनाई गई थी? 1531 में। ठीक है, एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज बेल्जियम में है, बेल्जियम देश में है एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड की। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फर्स्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड की पहली मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज जो नए तरीके से बनाई गई, नए तरीके से जिसने काम करना शुरू किया, वो थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ये बनाई गई 1571 में, 1571 में। ये थी वर्ल्ड की पहली मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज, या आप इसको ये कह सकते हैं सेकंड ओल्डेस्ट। आप इसको कह सकते हैं सेकंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट ओल्डेस्ट हो गई, फर्स्ट मॉडर्न हो गई वर्ल्ड की। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, फर्स्ट ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारत की पहली सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये है द नेटिव शेयर्स एंड शेयर ब्रोकर्स। द नेटिव शेयर्स एंड शेयर ब्रोकर्स,
द नेटिव शेयर्स एंड शेयर्स ब्रोकर, जिसको बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाने लगा, जिसको बाद में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, बम्बई शेयर बाजार के नाम से जाना जाने लगा। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम इसको BSE, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BSE, द नेटिव शेयर्स एंड शेयर ब्रोकर्स। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, PPSC में नहीं आया था, UPSC में पूछा गया था, सिविल सर्विसेज में पूछा गया था कि BSE का पुराना नाम क्या था, ठीक है। तो द नेटिव शेयर्स एंड शेयर ब्रोकर कब बनी थी? ये बनाई गई थी 1877 में, 1877 में, ठीक है। तो और पुराने टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पुराने टाइम में इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, पुराने टाइम में इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। आज के टाइम में करंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? करंट इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। करंट हेडक्वार्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का करंट हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट, मुंबई, ठीक है, मुंबई की दलाल स्ट्रीट में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर। क्लियर है? तो ये इंडिया की होगी, इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। सॉरी, ठीक है। अगर इंडिया की मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़े तो फर्स्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारत की पहली मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज ये बनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसपे कंप्यूटराइज्ड काम वगैरह किया जाने लगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NSE, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NSE, ठीक है। इसको बनाया गया 1990 या 92 के बीच में, ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 90 या 92 के बीच में बनाया गया है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत की पहली मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट होने का काम करेगी कंपनी, सेकेंडरी मार्केट होने का काम करेगा हमारा शेयर बाजार। विश्व का सबसे पुराना शेयर बाजार एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पुराना नाम द नेटिव शेयर्स एंड शेयर ब्रोकर्स, कब बना? 1877 में। और भारत का पहला मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है सेंसेक्स के बारे में। आपसे बहुत, आप में से कईयों को सेंसेक्स के बारे में पता होगा, कईयों को सेंसेक्स के बारे में नहीं पता होगा कि सेंसेक्स चीज़ क्या है, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूज करता है कि क्या है सेंसेक्स, ऊपर सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स नीचे गिर गया, ये वो। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सेंसेक्स क्या चीज़ है। पहले तो सेंसेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है, एक बड़े वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, सेंस और एक्स। इसकी फुल फॉर्म है सेंसेक्स की सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स है जी, मिनट में ऊपर मिनट में नीचे, ठीक है। अब ये है क्या? सेंसिटिव इंडेक्स है क्या? ये एवरेज है, एवरेज ऑफ टॉप 30 कंपनीज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 टॉप कंपनियां हैं उनके शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है उसकी एवरेज है सेंसेक्स, ठीक है। मैंने 30 कंपनियों के शेयर्स के रेट चेक किए, किसी का 100, किसी का 200, किसी का 5000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 रुपये। तो मैंने वो जो मेन 30 कंपनियां हैं उनके 30 के मार्केट प्राइस चेक किए और उसकी एवरेज निकाल ली। तो वो जो एवरेज आई उसका नाम रख दिया सेंसेक्स, फुल फॉर्म में सेंसिटिव इंडेक्स। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी को सेंसेक्स का मतलब क्लियर लग गया होगा कि सेंसेक्स चीज़ क्या है भैया, ठीक है। मिनट में ऊपर गया, मिनट में नीचे गया। सेंसेक्स कोई शेयर नहीं है, ठीक है।
शेयर बाजार की एवरेज शो करता है वो कौन सा शेयर बाजार? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वो एवरेज शो करता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो मेन 30 कंपनियां हैं वो ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। सेंसेक्स की फुल फॉर्म सेंसिटिव इंडेक्स, और सेंसेक्स कितनी कंपनियों की एवरेज है? 30 कंपनियों की एवरेज है। ठीक है, तो ये चलो ये तो एवरेज हो गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की क्या एवरेज है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सेंसेक्स का दूसरा भाई आपने सुना होगा निफ्टी 50, राइट? आपको न्यूज में देखने को मिलता होगा सेंसेक्स के साथ में निफ्टी 50। तो जो निफ्टी 50 है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एवरेज है। कितनी कंपनियों की? वो इसके नाम में ही दे दिया 50। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेन 50 कंपनियों की शेयर की मार्केट प्राइस की एवरेज है। ठीक है, 50 कंपनियां ली, टॉप 50 कंपनियां, उनका क्या रेट चल रहा है मार्केट प्राइस, उसकी 50 कंपनियों की एवरेज की, तो उस एवरेज का क्या नाम रख दिया? निफ्टी 50। कौन से शेयर बाजार का? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। एक पॉइंट और रह गया है, सॉरी एक पॉइंट और रह गया है कि बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज का, बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड, बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड के पैसे के आधार पे अगर मापतोल किया जाए कि किस स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है, तो उसको बोलेंगे बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। वो कौन सी है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कहाँ पे है? अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, और कब बनाई गई? ये बनाई गई 1792 में। 1792 में ये बनाई गई बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया की बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, वो हमें पता ही है जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। कब बनाई? ये मैंने आपको अभी बताया, 1877 में बनाई गई। ठीक है, कभी कभी एशिया की पूछ लेते हैं कि एशिया की बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? एशियाज बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है जापान स्टॉक एक्सचेंज। एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है जापान स्टॉक एक्सचेंज। ये बनाई गई 2013 में। जापान स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई 2013 में। ये एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पैसे का लेन देन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन एक और बचता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे कौन सा रैंक है? ठीक है, रैंक ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। विश्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा रैंक है? ये 10वां रैंक था जी 2019 के अकॉर्डिंग। अभी 2020 की रिपोर्ट आई नहीं है। 2019 के अकॉर्डिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे 10th रैंक था। क्लियर है? तो ये हमारी कैपिटल मार्केट। आज के हमने टॉपिक में फाइनेंशियल सिस्टम किया। फाइनेंशियल सिस्टम को 2 या 3 भागों में बांटा, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, कमोडिटी मार्केट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कमोडिटी मार्केट होता क्या है? जहाँ पे कमोडिटीज़ के रेट्स को, कमोडिटीज़ का लेन देन किया जाता है, मसालों का, दालों का, सब्जियों का, फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का, तो उस मार्केट को कमोडिटी मार्केट का नाम दे दिया। फिर हमने कहा जी मनी मार्केट होती है। मनी मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे 1 साल से कम के लिए पैसे का लेन देन किया जाएगा, ऐसी मार्केट को हम कहेंगे मनी मार्केट। फिर दूसरी होती है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, वहाँ पे पैसे का लेन देन 1 साल से ज़्यादा के लिए किया जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स किए कि मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कॉल मनी किया, ट्रेजरी बिल किया, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मनी मार्केट होने का काम करेंगे, जैसे कि RBI, म्यूचुअल फंड, LIC, कमर्शियल बैंक्स, ये सारे इंस्टीट्यूट मिलके मनी मार्केट होने का काम करेंगे। फिर हमने किया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूट कौन है? कंपनी खुद और शेयर बाजार। और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अब मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई क्लैरिफिकेशंस के साथ। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय मुद्रा प्रणाली का। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुशियाँ बांटिए और पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।